Hello friends, I am CA Rahul Agarwal. I welcome you all to my YouTube channel Step Ahead Classes. फ्रेंड्स, आज की क्लास से हम लोग बीकॉम ऑनर्स के फर्स्ट सेमेस्टर की अकाउंट्स करेंगे। मैं इस सीरीज में आप लोगों को सारे चैप्टर्स कवर कराऊंगा बीकॉम ऑनर्स के, लेकिन पहले हम कुछ ऐसे चैप्टर्स करेंगे जिससे आप ऑलरेडी फेमिलियर हो। तो उसमें पहला चैप्टर मैंने यहाँ पर स्टार्ट करना है, वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये आप लोग ऑलरेडी क्लास 11th में पढ़ चुके हो, बट अगर आप लोगों को नहीं भी याद तो कोई बात नहीं, हम लोग बिल्कुल जीरो से करेंगे इस चैप्टर को। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे। देखिए, हम जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यहां पर कवर कर रहे हैं वो एक सोल प्रोप्राइटर की है। जब इंडिविजुअल पर्सन बिजनेस कर रहा है उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ रहे हैं। हम किसी कंपनी की नहीं पढ़ रहे, हम ना किसी पार्टनरशिप फर्म की पढ़ रहे, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे सोल प्रोप्राइटर की। अदरवाइज तो फिर वो बदल जाएंगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सबकी अलग अलग तरीके से बनती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर में क्या क्या आता है? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। मैं आप लोगों को एक जस्ट ओवरव्यू दे देता हूं, फिर एक एक कर डिटेल में समझेंगे ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है और बैलेंस शीट। बट एक ओवरव्यू लेते हैं कि तीनों में क्या क्या चीजें करते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेड करने का मतलब होता है बिजनेस करना। ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग जो बिजनेस से डायरेक्टली रिलेटेड इनकम और डायरेक्टली रिलेटेड खर्चे होंगे सिर्फ वो कवर किए जाएंगे। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आएगा? डायरेक्टली रिलेटेड इनकम्स एंड एक्सपेंसेस। बाकी सारी चीजें किस में चली जाएगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एग्जांपल, जैसे हम लोग 1 लाख रुपए में गुड्स को सेल करते हैं। 1 लाख रुपए में हमने गुड्स को सेल करा। अब इन गुड्स को 1 लाख रुपए में बेचने के लिए हमने भी कुछ खर्चे किए होंगे। इसको बोलते हैं, अभी हम डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जो गुड्स बेचे उनकी कॉस्ट कितनी थी? हम भी तो कहीं से खरीद के लाए होंगे इन गुड्स को, तो वो कितने के पड़े हमें? 80,000 के। तो जो प्रॉफिट निकल कर आया वो प्रॉफिट कहलाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। डायरेक्टली जो रिलेटेड हो हमारे बिजनेस से वो हो गया ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब इसमें जितने भी रेजिडुअरी है, जितनी भी बाकी चीजें बच गई वो सब आ जाएगी। जैसे सिर्फ डायरेक्ट इनकम तो नहीं होगी, हमें कुछ इनडायरेक्ट इनकम्स भी हो रही होंगी। एक बड़ी कॉमन सी इनकम इनडायरेक्ट है, जैसे जो बैंक में हमारा पैसा पड़ा होगा उससे इंटरेस्ट कमा रहे होंगे तो इंटरेस्ट रिसीव करना। अगर हमारे पास स्पेस ज्यादा है, थोड़ी सी स्पेस हमने किसी को रेंट पर दे दी कुछ टाइम पीरियड के लिए, तो रेंट भी रिसीव हो रहा होगा। तो रेंट रिसीव होना, इंटरेस्ट रिसीव होना, ये क्या है? इनडायरेक्ट इनकम, जो ट्रेडिंग अकाउंट में कवर नहीं हुई। ऐसे ही कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं जो गुड्स से कहीं लेना देना ही नहीं है, बट वो खर्चे करने पड़ रहे हैं। जैसे मैनेजर को सैलरी देना, ठीक है, जैसे बेड डेट्स हो जाना, डिस्काउंट अलाउड करना, ये सारे खर्चे इनडायरेक्ट हैं। वो सब किस में कवर होंगे? प्रॉफिट एंड लॉस में। तो लास्ट में जो प्रॉफिट निकल कर आएगा P&L अकाउंट से वो कहलाता है नेट प्रॉफिट। इसके बाद लास्ट में बनती है बैलेंस शीट, जिससे हमें पता चलता है कि असेट्स और लायबिलिटीज की क्या पोजीशन है, कब? एट बैलेंस शीट डेट। अगर 31 मार्च को हम लोग बैलेंस शीट बना रहे हैं तो 31 मार्च को हमारी असेट्स और लायबिलिटीज की क्या पोजीशन है वो निकालने के लिए बनती है बैलेंस शीट। ठीक है, हम ऐसे कह सकते हैं, देखो जैसे अकाउंट्स हमारा 5 पार्ट में डिवाइड होता है। असेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस। अब असेट, लायबिलिटी और कैपिटल, ये तीनों तो चले जाते हैं बैलेंस शीट में। रेवेन्यू और एक्सपेंसेस ये या तो ट्रेडिंग में जाएंगे और बच गए वो जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
रेवेन्यू और एक्सपेंसेस ट्रेडिंग में और P&L अकाउंट में जाकर खत्म हो जाएंगे, उससे एक प्रॉफिट का अमाउंट निकल कर आ जाएगा जो उसकी कैपिटल में, ओनर की कैपिटल में ऐड कर दिया जाएगा। तो असेट लायबिलिटी कैपिटल बैलेंस शीट में, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस ट्रेडिंग एंड P&L में जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट को डिटेल में पढ़ते हैं। देखो, ट्रेडिंग अकाउंट आप लोगों ने जैसे 11th में पढ़ा था, प्रॉफिट निकालते हैं हम लोग, ग्रॉस प्रॉफिट। अब ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू, एक चीज देखो, सेल्स। अगर मैं सेल्स में से माइनस करूं परचेजेस, जैसे हम लोग मैथ्स में पढ़ते थे ना, एसपी माइनस सीपी इक्वल टू प्रॉफिट। अगर हम सेल माइनस परचेज करें तो हमारी गलती कहां हो रही है? मैं आपको लॉजिक समझा रहा हूं कि ट्रेडिंग अकाउंट जैसे बनता है वैसे ही क्यों बनता है और कोई तरीके से क्यों नहीं बनता। देखो, सेल में अगर हम परचेज माइनस कर दें तो गलती क्या हो रही है? हो सकता है कि हमने सेल तो करे हो 100 यूनिट्स और परचेज करे हो 150 यूनिट्स। सेल तो हमने किसकी ले ली? 100 यूनिट्स की, और परचेज कॉस्ट जो होगी हमारे पास वो कितने यूनिट्स की होगी? 150। तो लॉस आएगा ही आएगा। मतलब बहुत ज्यादा चांसेस है कि जो आंसर निकल कर आए वो नेगेटिव में आए, क्योंकि आप प्रॉफिट, वो आप रेवेन्यू तो ले रहे हो 100 यूनिट्स का और कॉस्ट ले रहे हो 150 यूनिट्स की। अकाउंट्स में एक प्रिंसिपल होता है, मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो रेवेन्यू हम लोग लें उससे रिलेटेड ही खर्चे लें। जो हमने अपनी बुक्स में रेवेन्यू रिकॉग्नाइज किया है उससे रिलेटेड ही खर्चे रिकॉग्नाइज करने, बाकी कुछ भी नहीं करने। माना कि हमने 150 यूनिट्स परचेज करे होंगे, लेकिन 50 अभी भी हमारे पास ही तो पड़े होंगे क्लोजिंग स्टॉक में। वो आज नहीं बिके तो अगले साल बिक जाएंगे। तो इस वजह से हम लोग परचेजेस ना लेकर क्या लेते हैं? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जो गुड्स बेचे, नाम समझो इसका क्या है? गुड्स सोल्ड। जो गुड्स बेचे उनकी कॉस्ट। तो गुड्स कौन से बेचे? 100 यूनिट्स, सिर्फ उनकी कॉस्ट ले ली। समझ में आया आप लोगों को? अच्छा, उल्टा भी हो सकता है, जैसे सेल हो 100 यूनिट्स, परचेज करे हो हमने सिर्फ 70 यूनिट। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि 70 यूनिट खरीदे और 100 बेचे? क्योंकि हमारे पास ओपनिंग स्टॉक पड़ा होगा 30 यूनिट्स का, या 30 से ज्यादा का भी ओपनिंग स्टॉक हो सकता है, तो वो भी तो कंसीडर करना है। समझ में आया? इसीलिए ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकलता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, देखो, मैं अगर आपसे पूछूं ओपनिंग स्टॉक हमारे पास 100 यूनिट का था, एग्जांपल लेते हैं, हमने परचेज करे 300 यूनिट्स, और जब साल खत्म हुआ तो हमारे गोडाउन में 50 यूनिट्स अभी भी पड़े हैं। तो मैं आपसे इस डेटा के हिसाब से पूछता हूं कि बताओ हमने कितने यूनिट बेच दिए। देखो, ओपनिंग स्टॉक है 100 यूनिट्स का और खरीदे 300 यूनिट्स। जब साल एंड हुआ तो अभी भी 50 यूनिट्स पड़े हैं, तो कितने यूनिट्स निकल गए? 100 थे और परचेज करके लाए 300, 400 हो गए। 400 में से 50 अभी भी पड़े हैं, 350 यूनिट्स ऐसे हैं जो हमने बेच दिए। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में किसकी कॉस्ट आएगी? 350 यूनिट्स की। ठीक है, फॉर्मूला अपने आप बन गया फिर, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालेंगे? ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस। नेट परचेज का मतलब क्या है यहां पर? नेट परचेज मतलब परचेज माइनस परचेज रिटर्न्स। जो हमने सामान वापस कर दिया हो तो वो कैसे, क्यों कंसीडर करेंगे? नेट परचेज ही लेंगे ना। ऐसे तो यहां पर भी नेट सेल है, वैसे जो सेल्स है वो नेट सेल्स ही होगी। प्लस एक चीज और है जो भी हमने डिस्कस नहीं करी, वो है डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब ये क्या है? अभी ये तो बता दिया मैंने, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, अभी एग्जांपल लेकर दिखाया। डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब है
विच इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, या डायरेक्टली रिलेटेड विद द गुड्स जो हमने बेचे हैं। देखो, इसको ऐसे भी कहा जाता है कि ये डायरेक्ट एक्सपेंस मतलब फैक्ट्री तक के खर्चे, फैक्ट्री तक के खर्चे डायरेक्ट हैं। उसके बाद जब एक बार गुड्स बेचने के लिए निकल जाएं, बिकने के लिए निकल जाएं, तब वो सारे एक्सपेंस कहलाएंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस। जैसे क्या हुआ, मतलब ये जैसे हम गुड्स कहीं से खरीद कर ला रहे हैं, तो उसके गोडाउन से लेकर अपने गोडाउन तक लाने का ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, क्या वो डायरेक्टली रिलेटेड होगा या इनडायरेक्टली रिलेटेड? क्या उसके बिना हमारे पास गुड्स आ पाएंगे? नहीं आ पाएंगे, तो ये डायरेक्टली रिलेटेड हो गए। तो ये कौन से हो गए? डायरेक्टली रिलेटेड। इसको बोला जाता है कैरेज इनवर्ड्स या फिर फ्रेट इनवर्ड्स। ठीक है। अब जो लेबर इन गुड्स पर काम करती है, अगर वेजेस लेबर को हम लोग वेजेस पे करते हैं जो इन गुड्स पर काम करती है। ऐसा हो सकता है कि हम लोग डायरेक्टली परचेज करके सेल करते हो, हम लोग कुछ उसमें और कोई प्रोसेसिंग नहीं करते, तो फिर वेजेस नहीं आएगा, तो हमारे यहाँ लेबर होगी ही नहीं। बट अगर हमारे यहाँ लेबर है तो उनको क्या जा रहे होंगे? वेजेस। सैलरी नहीं जा रही होगी। सैलरी तो ऑफिस वालों को जाती है जो ऑफिस में बैठते हैं, उनका गुड्स से कोई लेना देना नहीं है, उनका गुड्स की प्रोडक्शन से कोई भी लेना देना नहीं है, तो इसलिए सैलरी डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है। डायरेक्ट एक्सपेंस क्या है? कैरेज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड्स, वेजेस, और क्या आ सकते हैं? पावर एंड फ्यूल। पावर एंड फ्यूल, देखो पावर एंड फ्यूल का मतलब हो गया जो मशीनें हमारी चल रही है उसमें जो पावर, बिजली लग रही है और जो फ्यूल वगैरह लग रहा है, वो सारा खर्चा भी क्या आएगा? डायरेक्ट एक्सपेंस। कहने का मतलब ये है जो हमारे गुड्स बिके उससे डायरेक्टली रिलेटेड होना चाहिए। तो कैरेज इनवर्ड्स, फ्रेट इनवर्ड्स, वेजेस, पावर एंड फ्यूल, फैक्ट्री के और जितने भी खर्चे हैं, फैक्ट्री का अगर रेंट जा रहा है, ठीक है, अगर हमारे यहाँ फैक्ट्री है तो फैक्ट्री के जितने भी ओवरहेड्स है, इसको ओवरहेड्स बोल सकते हैं हम, चाहे फैक्ट्री का रेंट आ गया या और कोई खर्चा आ गया फैक्ट्री से रिलेटेड, ठीक है, वो सब किस में कवर होगा? डायरेक्ट एक्सपेंस। और जो डायरेक्ट में नहीं आ पाया, जो हमें ऐसा लग रहा है कि ये डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है गुड्स से, तो वो सब किस में चला जाएगा? इनडायरेक्ट में। मतलब उसको हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में कंसिडर नहीं करेंगे। जैसे सैलरी, अब सैलरी तो ऑफिस वालों को मिलती है तो वो यहां पर कंसिडर नहीं होगी। बैड डेट्स, उसका गुड्स की प्रोडक्शन से क्या लेना देना? डिस्काउंट अलाउड, कोई लेना देना नहीं। इवन कैरेज आउटवर्ड्स, फ्रेट आउटवर्ड्स, इसका मतलब क्या है? जब गुड्स बनकर तैयार हो गए, अब वो फैक्ट्री से जा रहे हैं, जो भी हमारा सेल्स आउटलेट है जहां पर ये गुड्स को बेचना है वहां पर जा रहे हैं, या कस्टमर के घर तक हम पहुंचा के आ रहे हैं, वो हो गए कैरेज आउटवर्ड्स। क्या इनका प्रोडक्शन से कोई लेना देना है? नहीं है, इसलिए ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं कहलाएंगे। ठीक है, इसलिए सिर्फ क्या लिखा? कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड नहीं, फ्रेट इनवर्ड, फ्रेट आउटवर्ड नहीं। वेजेस आएगा लेकिन सैलरी नहीं आएगी। पावर एंड फ्यूल तो आएगा, लेकिन जो बाकी पेट्रोल एक्सपेंस है, गाड़ियां चल रही हैं उसके पेट्रोल है, या फिर कोई ऑफिस में जो बिजली खर्च हो रही है वो है, वो सब इसमें नहीं आएगा। फैक्ट्री ओवरहेड्स तो आएंगे लेकिन ऑफिस के ओवरहेड्स नहीं आएंगे। ठीक है, तो मैंने एक डिफरेंशिएट करके बताया कि कौन से आएंगे कौन से नहीं आएंगे। इसके बाद समझ में आया आपको? देखो, अब ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकाला? नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब अगर मैं एक काम करूं, नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ये वाला फॉर्मूला रिप्लेस कर दूं, माइनस ओपनिंग स्टॉक, या फिर सीधा ऐसे डायरेक्ट लिखते हैं, माइनस ओपनिंग स्टॉक माइनस नेट परचेजेस माइनस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस क्लोजिंग स्टॉक। मतलब नेट सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक, और ये तीनों चीजें माइनस में, क्या क्या? ओपनिंग, नेट परचेज और डायरेक्ट एक्सपेंस, ये तीनों माइनस में है और ये दोनों प्लस में। तो क्या निकल कर आ रहा है? हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। अब इसका फॉर्मेट देख लेते हैं
कि ट्रेडिंग अकाउंट बनता कैसे है। ये तो मैंने आप लोगों को रीजन बताया था। देखिए, ट्रेडिंग अकाउंट का अपना एक फॉर्मेट है जिसको हमें फॉलो करना होगा। यहां पर लिखा जाएगा फॉर द ईयर एंडेड, जो भी वो ईयर जब भी एंड हो रहा हो, 31 दिसंबर, 31 मार्च, जनरली तो 31 मार्च को ही होगा, डेबिट क्रेडिट। इसमें डेट का कॉलम नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ऑलरेडी हमें पता है कि हम साल के एंड में ही कर रहे हैं ये सब कुछ, तो बार बार डेट क्या लिखनी 31 मार्च। सबसे पहले लिखेंगे यहां पर टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेजेस, इसमें से माइनस करेंगे परचेज रिटर्न्स, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, बाय सेल्स माइनस करेंगे सेल्स रिटर्न, और बाय क्लोजिंग स्टॉक। अब याद करो, अभी जो फॉर्मूला लिखा था ग्रॉस प्रॉफिट का, सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ये तीनों चीजें थी, तो इनकम माइनस एक्सपेंसेस, तो जो रिमेनिंग बचेगा वो कहलाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। फिर ये हमारे दोनों साइड मैच हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल यहां का टोटल 1 लाख है, यहां का 80,000, तो बचा हुआ ग्रॉस प्रॉफिट 20,000 रुपये यहां पर आ जाएगा। आया समझ में आप लोगों को? तो ये मैंने आपको यहां पर आज ट्रेडिंग अकाउंट बता दिया। बाकी चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। प्लीज आप लोग इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर देना। ठीक है, थैंक यू सो मच।